ऑब्वियसली सक्सेस तो स्वीट ही होती है। आप भी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं तो अच्छा ही लगता है। मैं भी जैसे कि पिताजी आपके आर्मी से थे जी, और पिताजी का सपना भी था कि आप आर्मी में जाएं, बिल्कुल लेकिन था। है ना, आपने एनडीए का एग्जाम भी दिया, फेल हो लेकिन गया। उसके बाद यूपीएससी में आ गए। तो सर, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, प्रभाव की बात नहीं है, प्रायोरिटी की बात है कि आज आपकी प्रायोरिटी क्या है। आज आपकी प्रायोरिटी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है जी। अगर वो प्रायोरिटी, तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। उस समय अगर आप सोशल। नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चौधरी यूपीएससी के खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो कि अपने आप में बहुत खास है। आपको बता दें कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक करके एक अपना नाम रोशन किया। अपना ही नहीं, अपने ज़िले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। आपको बता दें, जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लिखी है जो कि यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और अपने आप में एक अद्भुत किताब है। तो हमारे साथ जो बैठे हैं, इनका नाम है श्री सज्जन यादव जी, जो कि अभी हाल ही में आईएएस है और बहुत उच्च पद पर है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एचपीएन न्यूज़ में। थैंक यू। तो सर, मेरे बहुत सारे सवाल आपके साथ रहने वाले हैं। जिस तरीके से आपने इतनी प्यारी किताब जो यूपीएससी बच्चों के लिए लिखी है, जिसका नाम है स्केलिंग माउंट यूपीएससी जी, तो सर, जिस तरीके से आपने 7 युवा आईएएसओं की कहानी इसमें लिखी है, तो क्या आपकी भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी रही है इसके आईएएस बनने के पीछे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो अभी आईएएस में लोग हैं या आईपीएस में हैं, उनमें से 80% लोगों की बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानियां होती हैं। 70 to 80% ऐसे हैं जो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं। तो मेरी भी लगभग वैसी ही है। मैं भी हरियाणा में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहाँ से पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद आगे जाके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। मेरे पिताजी जो हैं आर्मी में जवान से भर्ती हुए थे, सिपाही या जवान जो आप बोलें। तो उस समय ऐसे ही बैकग्राउंड लगभग था। मैंने भी ये सारे गांव में काम किए हुए हैं, भैंस भी चराई हुई हैं, खेती भी की हुई है, कटाई भी की है फसल की। तो लगभग वैसी ही कहानी है, इसीलिए मैंने ये बुक भी लिखी, क्योंकि वो मेरी कहानी से बहुत रेजोनेट करता है। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे सक्सेसफुल नहीं भी हुए हों, उन हर एक को भी लगेगा, जब भी कोई भी कहानी इस किताब में से पढ़ेंगे, उनको भी लगेगा कि क्या ये मेरी कहानी है, मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैंने भी तो यही सब झेला है, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की है, मैंने भी फेलियर देखे हैं, मेरा भी फाइनली सिलेक्शन हुआ, मैंने भी इतनी ही मेहनत की है। तो कहानियाँ बहुत लोगों की सिमिलर हैं। ये एक सैंपल है, जैसे आप चावल बन गए कि नहीं उठा के देखते हैं तो 2 चावल से पता चल जाता है। तो ये वैसे ही सैंपल हैं जो 70 to 80% हमारे आईएएस एस्पिरेंट हैं, उनकी कहानियाँ। तो सज्जन सर, जैसे कि आपने बताया कि निचले जमीनी स्तर से आप जुड़े जी, आपने वो सारी चीजें देखी कि लोग उन चीजों के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जी। तो कैसा फील होता है? अभी आप इतने ऊंचे पद पर हैं और पहले जो जमीनी स्तर पे आपने चीजें देखी, तो आज कैसा फील करते हैं आप? ऑब्वियसली सक्सेस तो स्वीट ही होती है। आप भी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं तो अच्छा ही लगता है। मैं भी सक्सेसफुल यूपीएससी में हुआ तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, फैमिली को अच्छा लगा, परिवार को अच्छा लगा, गांव को अच्छा लगा, ज़िले को अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना केवल वो सक्सेसफुल हुए, बल्कि एक बहुत चैलेंजिंग कैरियर भी मिला, एक सेटिस्फाइंग कैरियर भी मिला, जिसके लिए सब लोग तैयारी भी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, कि ये सर्विस मौका देती है आपको कि आप दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। ये सर्विस आपको मौका देती है कि किसी भी गरीब की, ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हो। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सोशल सर्विस करना चाहें एज इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इस सर्विस में रह के काम करते हैं तो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो मैन पावर आपके पास है, जो एक्सपर्ट्स आपके पास हैं, वो नहीं होते हैं। वो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक छोटे स्केल में कर सकते हैं। इस कैपेसिटी में आईएएस में आके या दूसरी सिविल सर्विस में आके आप कई गुना ज़्यादा
काम कर सकते हैं और वही आपको सेटिस्फेक्शन देता है। रात को अच्छी नींद आती है कि मैंने कुछ लोग आज दिन में कम से कम एक आदमी के लिए अच्छा काम किया, आज मैंने दिन में इतने लोगों को बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई, आज मैंने दिन में इतना किसान का ज़मीन का झगड़ा था वो सुलटवाया। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। तो सर जैसे आपने बुक लिखी है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, तो जैसे कि आज का युवा है, हम देखते हैं आपके समय में सोशल मीडिया का इतना बड़ा ज़माना नहीं होता था जी। सोशल मीडिया इतने बड़े स्तर का नहीं था, तो हम देखते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस पीढ़ी पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है या गलत, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, प्रभाव की बात नहीं है, प्रायोरिटी की बात है कि आज आपकी प्रायोरिटी क्या है। आज आपकी प्रायोरिटी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है। अगर वो प्रायोरिटी, तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। उस समय अगर आप सोशल मीडिया में समय वेस्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है। आपने एक बार खोल लिया तो रील देखते देखते पता नहीं चला कि कितने घंटे लग गए। तो इसलिए तैयारी के दौरान आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन इंटरनेट में कहूँगा, इंटरनेट या यूट्यूब पे कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, न्यूज़ एनालिसिस आता है, अच्छे लेक्चर आते हैं, खासकर ऐसे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों को समझ नहीं आती तो वो लेक्चर वहाँ सुन के समझ लेते हैं। तो कुछ जो ये मीडिया है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन सोशल मीडिया पे रील देखते रहना या रील पोस्ट करते रहना, वो तो इस समय में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सर आपने किताब में बहुत सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि मैं कम समय में सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकता जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी 5 बातें बताइए जिससे कि उनको प्रेरणा मिले। नहीं, 5 बातें नहीं, मैं बोलता हूँ कि 5 दवाइयाँ। मैं तो डॉक्टर हूँ, तो हम लोग दवाइयाँ लिखते हैं, हर बीमारी में कोई पेशेंट आता है तो दवाई आप लिखते हो। तो सक्सेस चाहे वो यूपीएससी में करनी हो, सिविल सर्विसेज में, या किसी भी फील्ड में, चाहे आपको स्पोर्ट्समैन ही बनना है, आपको क्लासिकल डांसर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, कॉर्पोरेट में बड़ा करना है, 5 ही दवाइयाँ हैं जो यूनिवर्सल मेडिसिन है। पहला, एक बड़ा सपना। सपना नहीं देखोगे तो क्या करोगे? सपने देखोगे तभी कुछ बनोगे। अगर आपके अंदर सपना ही नहीं है कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप आगे स्टेप ही नहीं लोगे। सबसे पहली दवाई। दूसरी दवाई, उस सपने में डूब जाना। जब तक आप उस सपने में नहीं डूबोगे, आप दिन रात उसके बारे में नहीं सोचोगे, आपको उसी का ख्याल हमेशा नहीं रहेगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तीसरी दवाई, हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आप कुछ भी बोलें, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सब अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चौथा है स्ट्रेटजी। तो जो करना है एक स्ट्रेटजी के साथ करना है। पढ़ाई भी करनी है, यूपीएससी सिविल्स की तैयारी भी करनी है, तो एक स्ट्रेटजी बना के करनी है, एक टारगेट बना के करनी है कि इतने दिन में ये चीज़ें पूरी करनी है, इतने मेरे को टेस्ट देने हैं, इतने घंटे मेरे को पढ़ना है, इतनी बार मेरे को रिवाइज करना है। तो वो है चौथी दवाई। और 5वीं दवाई है कि ज्ञान जहाँ तहाँ से नहीं लेना है, बहुत टारगेटेड गाइडेंस लेनी है। ऐसे नहीं है कि एक चाय की दुकान पे गए, कोई मिल गया, उसने कुछ ज्ञान दे दिया, कुछ सोशल मीडिया खोल लिया, एक रील चल रही है, उससे कुछ ज्ञान ले लिया। नहीं, बहुत ही सेलेक्टेड जगह से ज्ञान लेना है। तो ये 5 दवाई खाइए और सक्सेसफुल हो जाइए। जैसे कि सर आपने 5 पॉइंट बताए, इनमें एक पॉइंट ऐसा भी बताया आपने कि उनमें से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आज की डेट में यूपीएससी तैयारी कराने के लिए लाखों इंस्टीट्यूट, संस्थान खुले हुए हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाले गलत बच्चों को गाइडेंस भी कर देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको सक्सेसफुल होना है, यूपीएससी सिविल्स क्रैक करना है, तो कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है जी। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे खुद मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। और इस बुक में भी, जो मेरी बुक में 7 कहानियाँ हैं, उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, अपनी सेल्फ स्टडी पे उन्होंने सक्सेसफुल हुए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो, आप गाइडेंस चाहते हो, तो कोई अच्छे कोचिंग सेंटर में आप जा सकते हो।
और उसमें भी मैंने ये देखा इन बच्चों से, जो कोचिंग सेंटर में गए भी वो पूरी क्लासेस नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है 2 घंटे में, वो तो हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं वही सब्जेक्ट। तो उसमें भी वो सेलेक्टेड क्लास ही करते थे। तो हर क्लास नहीं करनी है, उसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ लोग एडवांस चलते हैं कोचिंग से कि कोचिंग में जो चीज़ कल पढ़ाई जानी आज पढ़ ली, समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर के लिए क्लास के लिए चले गए। तो पहली चीज़, कोचिंग कंपलसरी नहीं है, बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरा, कोचिंग में भी जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए, सेलेक्टेड क्लास ही अटेंड करनी चाहिए। जैसे कि सर अभी 25 को यूपीएससी का प्री एग्जाम भी है। जी। तो लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं। हाँ। और एग्जाम में से सैकड़ों लोग ही उसे प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो जो लोग एग्जाम में असफल हो जाते हैं, सफलता हासिल नहीं होती, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से एक मोटिवेशन कहना चाहिए? हाँ, तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, जो फिगर्स हैं कि करीब 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, करीब 20,000 का प्रीलिम क्लियर होता है। तो बहुत बच्चों का प्रीलिम क्लियर होता है। जो मैंने बताया, जो 5 दवाइयाँ मैंने बताई, वो दवाई खा के या दवाई फॉलो करके जो करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर होता है। लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है, कई बार अपनी मेहनत में कमी रह जाती है, कई बार CSET में फेल हो जाते हैं, वो लापरवाही से होते हैं। लोग सोचते हैं मेरे को तो CSET आता है, मैं तो आराम से कर लूँगा, लेकिन उस लापरवाही में CSET में फेल हो जाते हैं। तो CSET में अगर आप फेल हो गए तो आपके जनरल स्टडीज़ में आप 100 on 100 भी लेके आ जाइए तो वो आपका काउंट नहीं करता है, मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी सक्सेसफुल ऑफिसर नहीं है जो एक बार फेल नहीं हुआ हो। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया, वो भी बहुत बार मॉक टेस्ट में फेल हुए हैं, वो भी बहुत बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में डांट खा चुके हैं। तो फेल तो हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे होता है। मैं खुद पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, उससे पहले मैं NDA के एग्ज़ाम में फेल हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई फेल होता है। लेकिन फेलियर पे एक तो हताश हो जाना, फेलियर पे उसको मान के बैठ जाना कि कॉन्फिडेंस लूज करके कि अब मेरा होगा ही नहीं, वो नहीं है। फेलियर को तो स्प्रिंग बोर्ड ऑफ सक्सेस बनाना चाहिए। फेलियर हो गया, कोई नहीं, एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमी रह गई उसको देखेंगे, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं उसको देखेंगे, और दुगने जोश से दुगना टारगेट लेके कि अगली बार तो पास होना ही है, सेलेक्ट होना ही है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, कमियों को दूर करना है, उसको फेलियर को इस तरह से लेंगे तो फेलियर बहुत दिन नहीं रहेगा, अगले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होंगे। तो सर हमने सुना कि जैसे कि पिताजी आपके आर्मी से थे जी, और पिताजी का सपना भी था कि आप आर्मी में जाएं, बिल्कुल लेकिन था। है ना, आपने NDA का एग्जाम भी दिया, फेल हो लेकिन गया। उसके बाद UPSC में आ गए। तो सर नहीं, देखिए, वो हो सकता है कि उस समय प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो, वो उस समय इतना इच्छा नहीं हो कि आर्मी ऑफिसर बनना है। पेरेंट्स ने बोला, हर आर्मी जवान का सपना होता है कि उसका बेटा आर्मी ऑफिसर बने, होता है ना। तो मेरे पापा का भी था, लेकिन बहुत की मेहनत भी की होगी उस समय में, पर नहीं सिलेक्शन हुआ। तो कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं है, एक और दरवाज़ा खुल जाता है। नहीं सिलेक्शन होता है तो आप दूसरा करियर भी ट्राई कर सकते हैं। इस बुक में भी एक स्टोरी है सत्यम गांधी की। सत्यम गांधी भी चाहता था कि आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर बने, और उसने जो SSB होता है इसमें जाने के लिए, उसमें क्लियर भी कर लिया SSB, लेकिन मेडिकल में उसका कलर ब्लाइंडनेस निकल गया, जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं किया गया उसको। लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरा ये सपना था, लेकिन ये नहीं पूरा हो पा रहा मेडिकल रीज़न से, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो है मेरे को IAS ऑफिसर बनना है। तो फिर उसने अपनी पूरी जान दूसरी तरफ लगाई और सिलेक्शन हुआ। तो सर पिताजी को और उससे ज़्यादा प्राउड फील हुआ होगा? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील हुआ, डेफिनेटली प्राउड फील हुआ, अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। और सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है बच्चा सक्सेसफुल होता है, तो जी बेटियां सक्सेसफुल होती हैं और अच्छा लगता है। तो सर जैसे कि आप इतने बड़े पद पर हैं और आपने इतनी प्यारी 2 बुक्स लिखी हैं जी, स्केलिंग माउंट UPSC और इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के नाम से जी, तो सर इतने कीमती समय में से समय निकाला कैसे आपने? देखिए, समय टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे UPSC सिविल्स के दौरान भी आपको पढ़ने में टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप अपना समय सही मैनेज कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल फैमिली छोड़ दीजिए, अपना शौक छोड़ दीजिए,
अपना हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ दीजिए, नहीं, वो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप हर चीज़ को जो आपको अच्छी लगती है करें, उसके लिए समय निकालें। जो हम यहाँ वहाँ बैठ के गप लगाते हैं या टीवी देख के टाइम ख़राब करते हैं, नेटफ्लिक्स पे करते हैं, रील देखते रहते हैं, उस तरह का समय थोड़ा बचाएं और उसको अपनी हॉबी में, अपने पैशन में लगाइए, तो आप एक साथ बहुत काम कर सकते हैं। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें जो ऑफिस का मेरा वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, इसके कारण भी मेरे को समय मिल पाया है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, आपका ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। तो उस समय मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल पे भी कि जो मेरे पिछले 4 साल से मेरे बॉस थे डॉक्टर टीवी सोमनाथन, जो आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इतना अच्छा माहौल हमें दिया कि हम अपना काम भी अच्छा कर पाते हैं और अपना इस तरह के शौक भी कर सकते हैं। तो सर, जिस तरीके से आज का युग है, आज के युग में क्या आपको लगता है कि आईएएस की परीक्षा में बदलाव होने की आवश्यकता है? नहीं, देखो, बदलाव तो कांस्टेंट है, चाहे वो लाइफ में बदलाव है, चाहे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बदलाव है। जब हमसे भी बहुत पहले, जब 70s 80s में टोटली डिफरेंट पैटर्न होता था, उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम हुआ उस समय 90s में पैटर्न चेंज हो गया था। हमारा जब एग्ज़ाम था, हमारे लिए 2 ऑप्शनल हमें देने होते थे। अभी जो बच्चे बैठे हैं उनको थोड़ा चंबा होगा कि 2-2 ऑप्शनल पढ़ने पड़ते थे, तो डबल मेहनत थी। साथ साथ में प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था, तो वो एक और बड़ा, एक आपको प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ भी पढ़नी है, तो वो सब चेंज हुआ। और इसके साथ साथ ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, एथिक्स पेपर आया, ऑप्शनल एक कर दिया गया, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ठीक है, हालांकि हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, पर अभी अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न पे सबको चांस मिलता है, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, तो अच्छा पैटर्न है। कोई बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है। तो सर, हमारे साथ आज हमारी ऑडियंस है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी, और ये अब हमारी ऑडियंस कुछ आपसे सवाल पूछना चाहती है। सर, मेरा नाम उज्जवल साई है। मेरा एक सवाल है, अभी आपने कहा कि एक मैंने छोटे से गांव से था, तो क्या चीज़ आपको प्रभाव की है कि आप एक डॉक्टर से फिर एक आईएएस अफसर बने? ओके, तो मैं तो हरियाणा से हूँ, तो वहाँ हरियाणा में बहुत कॉमन है कि जो कोई ज़्यादा ज्ञान देता है या ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं तू क्या डीसी लगा हुआ है। तो मैं सोचता था डीसी क्या चीज़ होती है, जो हर कोई कहता है डीसी लगा हुआ है क्या। दूसरा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे पानी की प्रॉब्लम है, चाहे कोई और सुविधा लेने की बात है, तो लोग कहते थे चलो डीसी से मिल के आते हैं। तो डीसी क्या होता है, डीसी इतना पावरफुल है, डीसी इतने काम कर सकता है, तो मैंने सोचा कि डीसी क्या होता है, चलो उसी के बारे में जानते हैं। तो वो अंदर जो एक बीज उस समय बोलूँगा बोया गया, धीरे धीरे उसके बारे में जब जानकारी पता की, जब स्कूल में अच्छा किया, कॉलेज में अच्छा किया, और दूसरा आसपास जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, 1-2 का सिलेक्शन हुआ, तब मेरे को लगा कि भाई मेरा भी हो सकता है। ये तो डीसी या आईएएस तो बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत ऑब्वियसली अथॉरिटी भी है। तो उससे मैं मोटिवेट हुआ, और जो साथ वालों का सिलेक्शन हुआ तो और मोटिवेट हुआ कि जब इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। इसलिए मैंने बुक भी लिखी है कि इसमें जो बच्चे हैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, तो जो दूसरे बच्चे हैं आप जैसे, वो पढ़ें तो सोचें कि अरे इसका हो सकता है, ये भी ऐसे ही कॉलेज में पढ़ा है, ये भी एनआईटी में पढ़ा है, ये भी डीटीयू में पढ़ा है, या ये भी दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ा है, इसका सिलेक्शन हो सकता है, सेम ही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो मोटिवेशन ऐसे आता है। नमस्कार सर, मेरा नाम गार्गी है और मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग मिज़ोरम में हुई। अब चूंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और सडनली आपकी पोस्टिंग मिज़ोरम में हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कल्चरल डिफरेंसेस देखने पड़े होंगे, तो उन्हें आपने कैसे टैकल किया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कि एक तो थैंक यू कि आपने इतना मेरे बारे में पढ़ा, दूसरा है कि टोटली कल्चर अलग है। आप यहाँ से हरियाणा से जाते हैं तो मिज़ोरम टोटली अलग कल्चर है। तो आपको कोई भी जगह जाते हैं, जैसे आपने मेरे बारे में पढ़ा, तो हम भी किसी जगह पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए, उसके कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, जगह के बारे में जानना चाहिए। दूसरा, वहाँ जाके भी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, आप ऑब्जर्व करते हो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनको ख़राब लगता है, क्या उनको अच्छा लगता है। वो बहुत पोलाइट लोग हैं,
बहुत हम लोग थोड़ा हरियाणा में थोड़ा सा जो लहजा अलग है, तो उनको कई बार ख़राब भी लगता है कि ये, जबकि हमारा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्टाफ से आप सीखते हैं। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो मेरा एक वो MTS आजकल बोलते हैं पियोन होता था, वो मेरे को ट्रांसलेट करके बताता था ये कह रहा है, तो वही नुआंसेस भी बताता था मेरे को। तो आपका टीचर मेरा टीचर हो गया मेरा पियोन, जिसने मेरे को सिखाया कि यहाँ क्या चीज़ ख़राब लगती है, क्या अच्छी लगती है, कैसे बोलना चाहिए। तो आप अपने स्टाफ से सीखते हो, खुद पढ़ के सीखते हो। तो जहाँ भी जाते हो सबसे पहले उस जगह के बारे में जानना चाहिए और ओपन टू लर्निंग, चाहे आपको पियोन से पढ़ना पड़ रहा हो, उससे सीखना पड़ रहा हो, स्टाफ से सीखना पड़ रहा हो, तो उस चीज़ को जल्दी एसिमुलेट करना है। कई बार बहुत लोग को दिक्कत भी हो जाती है कल्चरल डिफरेंस के कारण। तो ये एक अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आप में, ओपननेस होनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब चीज़ को। हेलो सर, मेरा नाम पारस जैन है। मेरा आपसे सवाल है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में UPSC क्लियर किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद? देखो, पहली बात तो मैंने जब प्रीलिम दिया पहला, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरा प्रीलिम क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने 2 महीने, जो तब 2 महीने लगते थे रिज़ल्ट आने में, प्रीलिम देने के बाद और रिज़ल्ट आने में, मैंने 2 महीने वेस्ट किए। फिर जब रिज़ल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तब मैंने मेंस दिया। उसके बाद में मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू आ गया। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मोटिवेशनल फैक्टर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम और मेंस क्लियर हो गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय दुख होता है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, चाहे इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है और आपका नाम नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो उस समय आपको तुरंत वापस, जो मैंने बताया कि फेल्योर से डरना नहीं है, फेल्योर को देखना है कि कहाँ कमी रह गई और पूरी जी जान लगा के फिर पढ़ाई शुरू करनी है। मेरी बुक में एक और स्टोरी है जो वसीम अहमद भट्ट की है, कश्मीर का बच्चा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ रेवेन्यू सर्विस में, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हो गया। लेकिन प्रीलिम में फेल होके उसने छोड़ा नहीं कि चलो रेवेन्यू सर्विस हो गया, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं, उसने कहा कि अगले अटेम्प्ट में तो मैं टॉप करूंगा, मेरा फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा। एक और दृढ़ निश्चय किया, एक और अच्छा टारगेट बनाया, पढ़ाई की, पूरा कमियों को वापस से देखा, कहाँ कमी रह गई, क्या और अच्छा कर सकता है। उसके बाद सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जब हुआ तो 7th रैंक उसका आया। तो आपको तुरंत वापस अपने आप को, रेजिलियंस जो है की फैक्टर है, वो आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप कितनी जल्दी फेलियर से उबर सकते हो। आप गिर गए तो कितनी जल्दी उठ सकते हो। आप कोई गेम खेलते हो, उसमें गिर गए तो फट से उठते हो ना। बैडमिंटन खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, फट से उठना पड़ता है, तभी आप जीत पाते हो। तो इसमें भी यही है कि गिर गए कोई बात नहीं, सांप सीढ़ी है, सांप ने काट लिया कोई बात नहीं, वापस चढ़ेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक सिंह है और सर मेरा सवाल है कि सर आज के दौर में सर कैंडिडेट में क्या वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जिसके कारण कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके सर? देखो, शॉर्टकट टू सक्सेस तो कुछ है ही नहीं। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन तभी होगा जब आप सत्यम गांधी बनोगे। इस बुक के सत्यम गांधी का मैं बताता हूँ। सत्यम गांधी की बहुत अच्छी स्टोरी है। आप जो कहना चाह रहे हो, वो बिहार का बच्चा है, छोटे से गांव में, पूसा गांव है वहाँ पे, वहाँ से आता था। पिताजी असिस्टेंट यूनिवर्सिटी में थे और उसको दिल्ली भेजा माँ पिताजी ने ग्रेजुएशन के लिए। उसको बच्चे को पता था कि मेरे पास बहुत कम समय है, क्योंकि पिताजी 24% इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट पैसा ले रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, फाइनल ईयर में ही एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन करवाना है। और उस मेहनत, उस बच्चे ने इसी हिसाब से मेहनत की। न्यू राजेंद्र नगर में एक रूम में बंद हो गया, 15-15 घंटे पढ़ाई की, टारगेट अचीव नहीं होने तक नहीं सोया कि टारगेट अचीव करके ही सोना है। वेट 12 किलो कम हुआ और अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ। अगर वो जुनून है तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। वो जुनून लेके आना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन घंटे उतने ही लगेंगे। आपने 10 साल में 2-2 घंटे पढ़े या 1 साल में 12 घंटे 15 घंटे पढ़े। सर मेरा नाम प्रिंस झा है। मेरा एक सवाल है कि सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने तैयारी के दौरान आपने किन किन चुनौतियों का सामना करा, ताकि मेरे जैसे और युवाओं को प्रेरणा मिल सके और वो समझ सकें। देखिए, चुनौतियाँ, एक तो चुनौती आपको ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम को लेके होती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कम समय है, वो कैसे होगा।
उसका तो तरीका ये है कि रात दिन मेहनत करते रहो, कुछ सोचो मत, टारगेट बनाओ। आज मेरा टारगेट है ये इतने टॉपिक कवर करना, या इस महीने का मेरा टारगेट है ये 2-3 जो सब्जेक्ट है उनको ख़त्म करना। तो टारगेट बना के टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे कि आज मैंने पूरा दिन, एंड में सोचिए जब सोने से पहले कितना टाइम वेस्ट तो नहीं किया और कोई बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता था। तो पहला तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि उस समय अपना एक डायरी रखता था जिसमें पूरा शाम को लिखता था कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, और एक्चुअल पढ़ाई की, ऐसा नहीं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चैलेंज आता है गाइडेंस का। आपने किससे गाइडेंस ली? तो फॉर्चुनेटली मेरे सीनियर तैयारी करते थे, उनसे बात की, उन्होंने जो बताया मैंने आँख मीच के काम किया, वैसे ही पढ़ाई की। तो ये एक बहुत दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा चैलेंज आता है, आप एक बार फेल हो गए, दोबारा क्या करें? सब लोग बोल रहे हैं कि फेल हो गए भाई, क्या हुआ एग्ज़ाम में? तो उससे नहीं घबराना है, टोंट मारें लोग, या वापस रेजिलियंस आपको लेके आना पड़ेगा। चौथा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग के पास भी आएगा, कि आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, आपके साथ वाले आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, पीजी हो गई, एमबीए हो गया, नौकरी भी लग गई, अच्छा कमा भी रहा है, और आप लगे हुए हैं रात दिन पढ़ाई करने में, अनसर्टेन है थोड़ा माहौल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसको आपको हर बार अपने आप को विश्वास दिलाना है कि कोई बात नहीं, मैं इनसे बेटर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इनसे और ऊपर जाऊंगा। तो वो आपको बार बार समझाना है, और इसमें फैमिली का भी बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि फैमिली को साथ देना पड़ेगा। अगर, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, इतना कठिन एग्ज़ाम भी है, नो डाउट, कई बार 3-4 साल भी लग जाते हैं। पेरेंट्स को भी एंग्जाइटी हो जाती है कि बच्चे के करियर में क्या होने जा रहा है, लेकिन बच्चे को और ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो उसका साथ देना चाहिए, उसको बीच बीच में पेपअप करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, वापस उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी उनके मन में सवाल आता है कि इसकी वजह किसी और फील्ड में इतनी मेहनत की होती तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ। मेरी बुक में जो बच्चे हैं उनके साथ भी उस स्टेज पे, हर किसी ना किसी स्टेज पे डिप्रेशन वाला फीलिंग आई। लेकिन आपको नर्व्स ऑफ स्टील भी नहीं, नर्व्स ऑफ टाइटेनियम रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। और वो कैसे होता है मोटिवेट? सब लोग के अलग अलग तरीके हैं। जैसे इसमें मिन्नू पीएम की स्टोरी है, जो क्लर्क थी केरला पुलिस में, और काफ़ी लेट स्टेज पे उसने तैयारी की, जब बच्चा भी हो गया, फैमिली भी थी। वो क्या करती थी, जब भी ऐसी स्टेज आती थी, जब थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, डिप्रेशन हो, तो एक मूवी देखती थी, जो एक कलेक्टर या डीसी की मूवी है, जिसमें एक कलेक्टर है जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। तो उसको देख के वापस चार्ज अप हो जाती थी। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप इसमें से कोई, जब भी आप लो फील कर रहे हैं, इस बुक में से एक स्टोरी पढ़िए, तो आप फिर चार्ज अप हो जाएंगे। अरे उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसने कर लिया। भरत भी डिप्रेशन में था, लेकिन माँ के पास गया, माँ ने समझाया, वापस तैयारी में लग गया, हो गया। सत्यम गांधी भी फ़ोन पे रो रहा था घर फ़ोन करके कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन वापस ठीक हुआ, वापस जुट गया पढ़ाई में और हो गया। तो वो आपको अपने आप को रीएश्योर करना पड़ेगा। ऐसा कोई फैमिली मेम्बर, ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई दोस्त रखना पड़ेगा जो आपको ऐसे समय से बाहर निकाल पाए। हाय सर, मेरा नाम कुश यादव है। मेरा एक सवाल है, जैसे हम स्टडी करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो फोकस कैसे मेंटेन करें, क्योंकि डाइवर्ट माइंड ज़्यादा हो जाता है। माइंड डाइवर्ट, पहले तो माइंड डाइवर्ट का रीज़न ढूंढिए कि क्यों हो रहा है भाई माइंड डाइवर्ट। अगर आप माइंड डाइवर्ट करेंगे, वापस महाभारत की कहानी पे आते हैं, जो जब टेस्ट हो रहा था तीरंदाजी का, तो बाकी जो लोग थे उससे गुरु द्रोणाचार्य पूछ रहे थे क्या दिख रहा है, तो बोलता था आसमान दिख रहा है, तो कहता था मत तीर चलाओ, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने बोला चिड़िया की आंख दिख रही है, तीर चलाओ। तो आपको फोकस तो होना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिन में अपने आप से बात कर सकते हैं,
थोड़ा बहुत मोटिवेशनल, कोई जैसे मैंने बोला कोई टॉक है, कोई मूवी है, कोई स्टोरी है, कोई फ्रेंड है, वो आपको मोटिवेट कर सकता है। तो पहले आपको अपने ऊपर विश्वास लाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मेरे को ये करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही करना है। तो अपने आप लाइन में लग जाएंगे एक तरीके। दोस्तों, आज इस खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे थे डॉक्टर श्री सज्जन यादव जी, जो कि डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस किताब के माध्यम से ये आपके अंदर जज्बा है, प्रेरणा है, सच्ची ईमानदारी से आप यदि UPSC की तैयारी करते हैं तो आप UPSC क्रैक कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सर, आप हमारे यहाँ कीमती समय निकाल के आए, इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए आप हमारे साथ HPN न्यूज़ से। आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायी हस्तियों के साथ हम मिलते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।